Good morning, students and my dear friends. Today is 25th of August 2022, Friday. Motivation of the day is the function of leadership is to produce more leaders, not followers. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल कवर करेंगे। फ्रंट पेज के जितने भी आर्टिकल हैं वो अदर न्यूज़ सेक्शन में या अदर न्यूज़ क्लिप सेक्शन में कवर हुए हैं। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल, इंडियाज़ outbound deals value second highest in a decade. As per the data revealed by Tracker Refinitiv, that is a part of London Stock Exchange Group, India or Indian companies has spent more on overseas mergers and acquisition in the month of August than in the whole of 2021. It means पिछले 10 सालों में जो मर्जर एंड एक्विजिशन पे इंडियन कंपनीज़ ने, इंडियन इकोनॉमी ने स्पेंड किया है वो अगस्त के मंथ में वो डेटा हाईएस्ट है। आउटबाउंड मीन्स कि इंडिया से बाहर जो मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है, इट मीन्स इंडियन कंपनीज़ ने बाहर की कंपनी से कितना आउटबाउंड डील करिए, कितने मर्जर एंड एक्विजिशन किया। तो एज पर द रीसेंट डेटा अप्रॉक्सीमेटली $7.6 बिलियन expenditure has been done by India in the month of August only for different merger and acquisition deals. और ये पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो 2021 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना एक्सपेंडिचर हुआ अगस्त के मंथ में उसमें सबसे ज़्यादा मर्जर एंड एक्विजिशंस देखने को मिले। और अगर आपको याद हो तो कई बार हमने गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी डिस्कस किए थे ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, जहां पर हमने इससे पहले पहले वाली न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि इंडियन कंपनीज़ को अब बाहर फॉरेन कंपनीज़ के फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा, भले ही उनका इंडिया में या डोमेस्टिक मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारे नॉर्म्स ईजी किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इवन मंडे की न्यूज़ में हमने वो सेक्शन कवर भी किया है और इसका इम्पैक्ट हमें पिछले कपल ऑफ ईयर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव ले रही है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो इनबाउंड हो चाहे वो आउटबाउंड हो, दोनों का ही इम्पैक्ट हमें इंडिया में आउटबाउंड एफडीआई और इनबाउंड एफडीआई, हम बोल सकते हैं आउटफ्लो एफडीआई, इनफ्लो एफडीआई के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। तो अगस्त के मंथ में अ टोटल ऑफ $7.6 बिलियन इन आउटबाउंड मर्जर एंड एक्विजिशन रिप्रेजेंट द थर्ड स्ट्रेट ईयर ऑफ राइजिंग डील वैल्यूज़, जो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इंडिया इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज आर नाउ बीइंग मोर इंटीग्रेटेड इन ग्लोबल मार्केट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग मर्जर एंड एक्विजिशंस डील्स। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड किया है, दैट विल ऑल्सो प्रमोट द सिंप्लीफिकेशन, लेस डॉक्यूमेंटेशन, लेस हर्डल्स, more compliances, more investment or more overseas investment related transaction by Indian companies through automatic route rather than going for government approval rule. तो 22 तारीख को वो हमने न्यूज़ कवर भी करी थी, इफ़ यू रिमेंबर। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर के दोबारा से देख सकते हैं। और अगर हम डेटा की बात करें तो एज़ पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय लंदन स्टॉक एक्सचेंज 2021 में 7.4 बिलियन वर्थ की डील हुई है, 2020 में $4.4 बिलियन वर्थ की डील हुई है, 2019 में 2.8 या 2.8 बिलियन डॉलर की डील हुई है और इसी तरह 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 12.8 बिलियन वर्थ का आउटबाउंड डील्स मर्जर एंड एक्विजिशंस के फॉर्म में देखने को मिला। स्टूडेंट माइंडेड, दिस इज अबाउट मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन मीन्स इंडियन कंपनीज ने कितना बाहर की कंपनी से मर्जर किया कितना उसका उनका एक्विजिशन किया, एंड दिस इज स्टिल लोअर देन 2010 वैल्यू, जब इंडियन कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली $29.1 बिलियन के मर्जर एंड एक्विजिशंस किए थे। तो 2010 से का जो रिकॉर्ड है फिलहाल अभी वो मेंटेन है, इससे ज़्यादा अभी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मर्जर एंड एक्विजिशंस, आउटबाउंड मर्जर एंड एक्विजिशंस देखने को नहीं मिले हैं।
और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, सेक्टर के में देखें कि कितना हेल्थ सेक्टर और कितना टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मर्जर एंड एक्विजिशन या हमें आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में, वो हेल्थ केयर सेक्टर में देखने अप्रॉक्सीमेटली 17 डील्स हुई हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल, हाई टेक्नोलॉजी, मटीरियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो दीज आर द 5 सेक्टर्स जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मर्जर एंड एक्विजिशंस देखने को मिले हैं। और अगर आप सेक्टर्स को क्लियरली देखें तो हेल्थ सेक्टर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, टेक्नोलॉजी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये क्वाइट ऑब्वियस सेक्टर है जहाँ पर हमें रिसेंट टाइम में मर्जर एंड एक्विजिशंस की डील्स इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। और ये है इंडिया का आउटबाउंड डील्स वैल्यू 2012 से लेकर के अभी तक का डेटा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। 2018 में एक सिग्निफिकेंट हमें इंक्रीज देखने को मिला था नंबर ऑफ डील्स में, और 2018 के बाद से ये जो इस साल का डेटा है दैट इज़ द हाईएस्ट 17.6 बिलियन डॉलर का वैल्यू एड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम एक और डेटा भी कवर कर लेते हैं। अगर डील्स बढ़ रही हैं, मर्जर एक्विजिशंस बढ़ रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, कंपनीज कोलैबोरेशन कर रही हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म कर रही है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ डिमांड इन द इकोनॉमी। और अगर डिमांड है तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमें एम्प्लॉयमेंट पर भी देखने को मिलेगा। तो जून पेरोल का डेटा पब्लिश हुआ है और उसके अकॉर्डिंग APFO के अकॉर्डिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है, या प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हम ये एनालाइज करते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन डन बाय एम्प्लॉयज़ इन EPFO। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। EPFO एड्स 1 मिलियन फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ, सो मोर देन 1 मिलियन पीपल, या हम बोलें फॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल वर्कफोर्स के जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन किया है। तो एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय EPFO, अप्रॉक्सीमेटली 1 million people have joined the formal workforce for the third consecutive month in June। तो जून के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ ने फॉर्मल सेक्टर ज्वाइन किया है। और हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन कि कितने न्यू मेंबर्स, न्यू एम्प्लॉयज़ EPF सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये रहा अप्रैल, मई और जून का डेटा कि इस ड्यूरेशन में कितने कितने एम्प्लॉयज़ ने EPF का फंड जो है वो EPF की जो स्कीम है उसको सब्सक्राइब किया है। और न्यू अगर हम देखें डेटा डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,54,000 इन द मंथ ऑफ जून ओनली कि ये इतना अमाउंट का हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि मई से ज़्यादा है। और मई और जून के पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा नंबर है EPF के केस में। और अगर एज ग्रुप की बात करी जाए तो एज ग्रुप के केस में अप्रॉक्सीमेटली 18 से 25% जो है इस एज ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने EPFO ज्वाइन किया है। तो EPFO का डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉर्मल सेक्टर जो में वर्कफोर्स है वो उसमें इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। दैट इज़ वाई इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स आर ज्वाइनिंग द EPFO। और कंपनीज़ का अगर प्रेडिक्शन देखें तो उनका भी प्रेडिक्शन ये है कि जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी फ़िलहाल के लिए, उसका इम्पैक्ट हमें कंपनीज़ की हायरिंग और फायरिंग पर की प्रोसेस में देखने का, उसका इम्पैक्ट हायरिंग और फायरिंग प्रोसेस में कम विजिबल होगा, ऐसा कंपनीज़ का भी मानना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 2 of Business Standard। HC rejects WhatsApp Meta appeal against CCI prop। व्हाट्सएप और फेसबुक को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर से एक सेटबैक फेस करना पड़ा है। उनकी जो अपील थी जहां पर उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से अपील की थी कि जो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रॉप स्टार्ट करी है इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्राइवेसी और अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी, उस पर्टिकुलर प्रॉप को फ़िलहाल के लिए स्टे कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी है कल। तो कल दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक, जो क्योंकि हम अभी मेटा के नाम से जानते हैं, उनकी जो पिटीशन थी कि CCI के प्रॉप को फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उसमें वर्डिक्ट में क्लियरली बोला गया है कि जो रेगुलेटर है दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया,
उसके पास पूरा राइट है, और वो भी उसने जो भी प्रॉब व्हाट्सएप और फेसबुक के अगेंस्ट इनिशिएट किया है रिलेटेड टू डेटा शेयरिंग पॉलिसी, दैट इज़ कम्प्लीटली रैशनल। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जा कर के देखें तो 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट्स किए थे, और उस अपडेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, डेलिब्रेशंस हमें देखने को मिले थे, बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला था। और क्योंकि कहा जा रहा था कि जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है इसके तहत जो यूज़र का डेटा है उसको मिसयूज़ हो किया जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप का जिस तरीके से डोमिनेंस है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि व्हाट्सएप के बराबर अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी मैसेंजर प्लेटफॉर्म नहीं है, तो डेटा जनरेटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैन बी मिसयूज्ड। और इसी वजह से इवन जो यूज़र्स हैं उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को के लिए येस करें। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी अगर आपने उसके लिए एग्रीमेंट अपना नहीं दिया या आप उसमें एग्री नहीं हो, तो हर बार जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते होंगे तो एक प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट को लेकर के नोटिफिकेशन आता है। तो यूज़र्स का ये कहना था कि अगर यूज़र्स ने एक बार रिजेक्ट कर दिया वो बार बार नहीं आना चाहिए। यूज़र को बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है व्हाट्सएप अपनी डोमिनेंस पोजीशन को यूज़ करते हुए। And regulator view this data sharing policy as exploitative and could have the exclusionary effect। और इसी के लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी थी, किसके अगेंस्ट? व्हाट्सएप के अगेंस्ट। और इसी के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपील डाली कि उनकी जो प्रॉप चल रही है उस प्रॉप को रोक दिया जाए, दैट इज़ अननेसेसरी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने थर्सडे को रूल कर दिया कि दैट अपील्स आर डिवॉइड ऑफ मेरिट्स एंड वॉट एवर इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, जो भी इंक्वायरी CCI ने इनिशिएट करी है वो प्रॉपरली उसके जुरिडिक्शन में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो वेल रीजनड है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को उस इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर रैशनल रीज़न उसके पास अवेलेबल है। ये कोई भी जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई है ये कोई डिस्क्रिशनरी या किसी इलॉजिकल या इरैशनल बेसिस पर नहीं हुई है, सडन बेसिस पर नहीं हुई है। CCI के पास प्रॉपरली रीज़न आर्ग्यूमेंट्स हैं इस इंक्वायरी को इनिशिएट करने के लिए। और क्यों ये दो इश्यूज़ पर हाई कोर्ट ने बोला? क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से जो पिटीशन फाइल हुई तो उसमें क्लियरली बोला गया था कि जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ये CCI के पर्व्यू में नहीं आते, CCI के जुरिडिक्शन में नहीं आते। पहले बात तो CCI को इसलिए CCI इस पर इंक्वायरी या प्रॉब इनिशिएट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ CCI, और CCI के पास वेल रीजन है, इसलिए प्रॉप को फिलहाल के लिए रोका नहीं जाएगा। एंड माइंडेड स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट बाई हाई कोर्ट, क्योंकि जिस समय जो गवर्नमेंट है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग अप विद द डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है डेटा प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, डोमिनेंस पोजीशन अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन के केस में। सो दिस इज़ द इंसाइट इनटू द केस। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि मार्च 2021 में CCI ने ऑर्डर किया था क्या? व्हाट्सएप की जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी। इसके बाद इसी को चैलेंज किया था इंक्वायरी को। फॉर्म का ये कहना था कि ये CCI के जुरिडिक्शन में नहीं आती, देयर इज़ नो रीज़न फॉर द रेगुलेटर टू गो फॉर दिस इंक्वायरी। और इसी को लेकर के CCI ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि व्हाट्सएप इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, और वो अपने इस पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा था। फाइनली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने CCI के फेवर में जजमेंट दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया हैज़ फॉरेक्स टू विथस्टैंड स्ट्रेस ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। S&P रिसेंटली S&P की बहुत सारी रिपोर्ट्स एनालिसिस पब्लिश हो रही हैं, स्पेशली इंडिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को लेकर के, और हम कवर भी कर रहे हैं रेगुलरली। हर रिपोर्ट के जो हाईलाइट्स है वो हम कवर करते हैं। आज की न्यूज़ में क्या है? आज की न्यूज़ में S&P ने इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी, स्ट्रेस, क्रेडिट वर्दीनेस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस सब पर पे अपने फोरकास्टिंग दिए, अपनी एनालिसिस प्रेजेंट करी है। एज पर द S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग कंपनी। तो एज पर द S&P इंडिया के पास सफिशेंट अमाउंट में अभी फ़िलहाल के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस को लेकर के अगर इंडिया की कोई रैंकिंग ख़राब होती है या इंडिया पे कोई प्रेशर आता है तो इंडिया के पास सफिशेंट रिजर्वर्स हैं, सफिशेंट बफर है फॉरेन एक्सचेंज का कि इंडिया उसके अगेंस्ट स्टैब्लिश कर सकता है। भले ही इन्फ्लेशन जो है वो जितनी बढ़ रही है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन को लेकर के फोरकास्ट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में वोलेटाइल सिचुएशंस इंक्रीज़ हो रही हैं, उसको देखते हुए
S&P इनका apart from all these impact, all these reasons, India has sufficient foreign exchange reserve. और इन्फ्लेशन को लेकर के जो फोरकास्ट है दैट इज 6.8% का फोरकास्ट है। और S&P ने ये भी बोला कि अभी फिलहाल के जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इसी तरीके से रहेंगे। और ग्रोथ को लेकर के जो प्रोजेक्शंस थे S&P के इंडिया के केस में वो उतना ही है, 7.3% का ग्रोथ रेट प्रोडिक्ट किया है, या प्रोजेक्ट किया है, या फोरकास्ट किया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया के लिए। तो एक क्रेडिट स्पॉटलाइट 2022 वेबिनार हो रहा था जहां पर स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बैलेंस शीट है और उसको प्रेजेंट करते हुए बोला है कि इंडिया के पास फिलहाल के लिए जो एक्सटर्नल बैलेंसेस हैं, वो जो एक्सटर्नल बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग है, लिमिटेड एक्सटर्नल डेटा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की क्रेडिट वर्दीनेस पर कोई क्वेश्चन उठे, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है कि इंडिया अपने लोन में डिफॉल्ट होती है, क्योंकि कई सारे इस समय इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट कर रहा है, जिस तरीके से एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा कैड बढ़ रहा है, दैट इज क्रिएट lot of pressure on government and RBI and India's credit worthiness। तो उसी को लेकर के S&P ने क्लैरिटी दी कि इंडिया के जो अभी फिलहाल के लिए अभी एज ऑफ नाउ जो एक्सटर्नल बैलेंस शीट है दैट इज स्ट्रॉन्ग और लिमिटेड एक्सटर्नल डेट है, जिसकी वजह से जो डेट सर्विसिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इंडिया डिफॉल्ट होने के जो चांसेस है इंडिया के वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर इन केस ऐसे क्वेश्चन कभी उठते हैं तो इंडिया के पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या बफर अवेलेबल है, जो कि इन सारी साइक्लिक डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज कर सकता है एज पर द वुड। और आरबीआई जिस तरीके से अपनी पॉलिसी में चेंजेस ला रही है, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में चेंजेस ला रही है, तो उसको लेकर के इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो भी 6.7% का ही रखा है S&P ने, और 7.3% का जीडीपी फोरकास्ट। हालांकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से जो एनर्जी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी में कुछ डोलडम की सिचुएशंस देखने को मिली, बट नाउ इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेबलाइजेशन, ऐसा S&P का मानना है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अब डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं, और उससे डिक्लाइन होने से जो प्रेशर है इन्फ्लेशन पर, एनर्जी प्राइस पर, वो भी रिड्यूस होगा और कंट्री जो है वो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगी। सो दिस इज S&P ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया, GDP फोरकास्ट एंड CPI इन्फ्लेशन। तो 2022, 2023, 2024, 2025 का फोरकास्ट दिया है S&P ने जीडीपी फोरकास्ट इन्फ्लेशन के लिए, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन 2022, 23, 24, 25। तो 25 तक 4.5% का CPI एंटिसिपेट कर रहा है स्टैंडर्ड एंड पुअर विद 6.7% ऑफ GDP ग्रोथ रेट। एंड दिस इज द पॉलिसी रेपो रेट प्रोजेक्शन कि 5 जो है वो रेपो रेट रहेगा आगे आने वाले 2025 फाइनेंशियल ईयर तक। एंड दिस इज द एक्सचेंज रेट दैट S&P हैज़ प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया। 81 तक जाने का प्रोजेक्शन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो ऑल दीज आर द प्रोजेक्शन बाई स्टैंडर्ड एंड पुअर फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इसी के पास से हमारे जो मेंबर ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैं मिस्टर आशिमा गोयल, उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से पिछले 8 सालों में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लिए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, बहुत सारे लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी की जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बूस्ट हुई। तो सिस्टमैटिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लिए हैं गवर्नमेंट ने वो फिलहाल इंडिया को हेल्प करेंगे किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए, एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर आशिमा गोयल। और जिस तरीके से S&P ने प्रोजेक्शन किए हैं उसी तरीके से DBS ग्रुप रिसर्च ने भी इंडिया के बारे में प्रोजेक्शन किया और कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो फिलहाल के जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो RBI को इनफ रूम प्रोवाइड कर रही है कि RBI फिलहाल के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर सकती है फॉर अनदर 60 बेसिस पॉइंट। तो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट चल रही है तो RBI के पास सफिशेंट मार्जिन अवेलेबल है, ऐसा कहना है DBS ग्रुप रिसर्च का कि RBI के पास सफिशेंट मार्जिन है और स्पेस अवेलेबल है कि RBI एटलीस्ट 60% या 16 BPS तक का चेंज कर सकती है रेपो रेट में। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। फ्लेक्सी वर्क प्लेसेस नीड ऑफ आवर PM जॉइंस WFH डिबेट। जब से कोविड पैंडेमिक रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस रिलीज हुए हैं और उसके बाद से कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी को सस्पेंड किया है और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बुलाया, उसके बाद से सडनली ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि अगर वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज़ कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं तो उनको ऑफिस में या फिजिकल प्रेमाइसेस में बुलाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना हम मिनिमम से मिनिमम एम्प्लॉयज़ को ऑफिस प्रेमाइसेस में बुलाएं और मैक्सिमम को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी ऑफर करें। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी खत्म होने के बाद से बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशन भी देखने को
को मिल रहा है कि अब इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफिस के प्रमाइसेस में या फिजिकल प्रमाइसेस में नहीं आना चाहते। दैट इज़ वाई दे आर सर्चिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी जो कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी ऑफर कर सकें। तो इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम को प्रमोट करने की बात कही है। उन्होंने इंडियन कंपनीज़ को बोला है कि जो रिमोट वर्क सिचुएशन में पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में जनरेट हुई है उसको मेंटेन रखा जाए, और कहीं ना कहीं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को प्रमोट करने की बात की, मोर स्पेसिफिकली फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दिस फ्लेक्सिबल वर्किंग और वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी विल ऑफर more opportunities to women labor to make or to increase their participation in labor force and definitely क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज़ लाइक अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो जहाँ पर अभी भी फीमेल पर घर की जिम्मेदारी फीमेल पर ज़्यादा होती है, चाहे वो चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फूडिंग से रिलेटेड हो। तो उस केस में अगर फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स और वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज़ कंपनीज ऑफर करती हैं तो जो वुमेन है जो बेसिकली अपने प्रोफेशनल जर्नी में पीछे रह जाती बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी कि वो अपने घर के साथ अपने प्रोफेशनल करियर, अपने करियर को या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज कर सकें। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल को प्रमोट करने का उसको सपोर्ट किया है एक इवेंट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सिंगटेल टू सेल 3.3 इन एयरटेल फॉर $1.6 बिलियन। तो भारतीय एयरटेल एंटरप्राइजेज चेयरमैन मिस्टर सुनीत मित्तल इज इंक्रीजिंग हिज शेयर होल्डर्स इन भारती एयरटेल बाय एक्वायरिंग 3.3% स्टेक फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड पार्टनर दैट इज सिंगटेल। तो सिंगटेल का जो 3.3% है उसको भारतीय एयरटेल के जो प्रमोटर हैं, चेयरमैन है सुनील मित्तल, वो खरीद रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली $1.6 बिलियन। और इस पर्टिकुलर डील के फाइनलाइजेशन के पास है डेफिनेटली जो मिस्टर सुनील मित्तल है उनका स्टेक जो है वो कंपनी में 25.56% तक बढ़ जाएगा, जो कि अभी 23.88% है। और अगर सिंगटेल की बात हो, सिंगटेल का जो करंट स्टेक है कंपनी में वो 29.7% का है, तो 3.3% सेल करने जा रही है सिंगटेल टू भारती एयरटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नीट SEBI note to transfer stake to Adani, says NDTV. Adani Group and the news broadcaster that is NDTV are considering the legal option after NDTV said that it would not be able to transfer share to RRPR Holding, a promoter entity, to Vishwa Pradhan Commercial Private Limited, citing the regulator ban on this founder promoter relationship. तो SEBI के अप्रूवल का हवाला देते हुए एनडीटीवी ने बोला कि फ़िलहाल के लिए एनडीटीवी जो शेयर है जो अडानी ग्रुप खरीदना चाहता है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज, फाउंडर प्रमोटर क्लॉज। तो अब सेबी की परमिशन की रिक्वायरमेंट करी जा रही है। हालांकि एनडीटीवी का ये कहना है कि जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने नवंबर 2020 में प्रमोटर को 2 साल के लिए बैन किया है फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ द शेयर, और उसके अकॉर्डिंग और उस रूल के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए एनडीटीवी जो है वो अडानी ग्रुप को स्टेक्स फॉरवर्ड या स्टेक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सो दिस इज़ अ गोल्डन रन एनडीटीवी स्टॉक परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 days because of this speculation that Adani Group is buying NDTV. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टू रीकास्ट गोवा पोर्ट मोनेटाइजेशन टेंडर। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने डिसाइड किया है कि वो जो गोवा का जो पोर्ट है मामुगा पोर्ट, उसका जो मोनेटाइजेशन का जो टेंडरिंग लाई थी उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेगी। तो रीस्ट्रक्चर करेगी टेंडरिंग, कितना वैल्यू है डील वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1842 करोड़ की मोनेटाइजेशन का प्लान था। जो टेंडर ऑफर किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अब ये रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है गवर्नमेंट एज पर द सीनियर ऑफिशियल्स, क्योंकि प्रिलिमिनरी टेक्निकल राउंड में केवल 2 बिड ही रिसीव हुई हैं इस पर्टिकुलर असद मोनेटाइजेशन को लेकर के। तो जो गोवा का जो पोर्ट है जो अप्रॉक्सीमेटली 842 करोड़ का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है उसमें केवल 2 टेंडर रिसीव हुए हैं। दैट इज़ वाई नाउ गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज is actually thinking for restructuring of this monetization program or tender. अब देख लेते हैं नेक्स्ट IOC टू स्पेंड $25 बिलियन फॉर 2046 नेट जीरो गोल। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने लिए एक एम्बिशियस टारगेट स्टैब्लिश किया है। क्या टारगेट स्टैब्लिश किया है? 2046 तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। किस लिए? नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए। नेट ज़ीरो हेयर मीन्स नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए। और इंडिया का भी एक एम्बिशियस टारगेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए इंडियन इकोनॉमी ने एनडीसी के तहत कितना टारगेट या किस ईयर का टारगेट स्टैब्लिश किया है अपना जो कार्बन एमिशन है उसको नेट ज़ीरो करने के लिए। और उसी के लिए जो कंपनीज हैं वो भी अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट कर रही हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, इफ़ यू नो। अप्रॉक्सीमेटली जितने डेवलपिंग कंट्रीज अगर उसमें देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कार्बन एमिटर कंट्री। और इंडियन इकोनॉमी ने इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपने लिए भी नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट स्टैब्लिश किया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द टारगेट दैट इंडिया हैज़ सेट टू अचीव द नेट ज़ीरो एमिशन। That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.